Hello, myself, advocate as well as Assistant Professor Roshni Punjabi. I'm having a teaching experience from last 5 years. I'm in practicing from since 2013. मैंने अपना मास्टर्स यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से कंप्लीट किया हुआ है, तो मैं आपको लॉ सब्जेक्ट पढ़ाने वाली हूँ हमारे इस साउथ इंडियन डिग्री कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। तो हम डिटेल में स्टडी करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में। लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि एक पर्टिकुलर लॉ स्टूडेंट के लिए नहीं, सारे इंडिविजुअल्स के लिए स्टडी करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टडी द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पार्ट 1। ओके स्टूडेंट्स, कम ऑन, लेट्स स्टडी पार्ट 1, इंट्रोडक्शन, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 came into force on 1st September 1872. This act extends to the whole of India. Now this acts come into two parts. दो parts में ये act को divide किया गया है। जो section 1 to 75 से है, ये provisions आते हैं journal contract में, और जो section 124 to 238 में divide किए गए हैं, वो आते हैं special contract में। हम special contract को बाद में cover करने वाले हैं, पहले हम देखेंगे जर्नल कॉन्ट्रैक्ट्स को। लेकिन जर्नल कॉन्ट्रैक्ट्स को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि कॉन्ट्रैक्ट है क्या। कॉन्ट्रैक्ट एक ये पार्ट है जिसमें हम रिटन और ओरल एग्रीमेंट बना सकते हैं। हम एग्रीमेंट तभी बना सकते हैं जब लॉ प्रेजेंट होगा। एग्रीमेंट तो हम बहुत सारे बनाते हैं। एक मिनट मैं आपको जैसे कि बता दूं, मैंने जोमेटो से पिज्जा ऑर्डर कर लिया, मैंने ऑनलाइन वॉच ले ली, मैंने गोल्ड रिंग का ऑर्डर कर दिया, तो ये सारी हमारी एग्रीमेंट हुई। बट क्या ये हमारी एग्रीमेंट्स लीगली बाइंडिंग है? क्या हम दूसरी पार्टी के साथ बाइंडिंग है ये एग्रीमेंट्स में? यही हमें हमारे फर्स्ट पार्ट में समझना है कि कॉमनली कॉल जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो है क्या। कॉन्ट्रैक्ट की अगर मैं बात करूं तो कॉन्ट्रैक्ट जो है, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट, तो सबसे पहले हम डेफिनेशन को समझेंगे। जो डेफिनेशन है सेक्शन 2 सबसेक्शन एच में, ये एग्रीमेंट के लिए बताया गया। एंड एग्रीमेंट इनफोर्सिएबल बाय लॉ। एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट से पहले फर्स्ट स्टेप होता है एग्रीमेंट बनाना। अगर आपने एग्रीमेंट बनाई है और वो एग्रीमेंट अगर इनफोर्सिएबल है यानी कि लीगली वैलिड है, तो ही आप वो एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। एग्रीमेंट प्लस लॉ होगा तब जाके आपकी एग्रीमेंट होगी कॉन्ट्रैक्ट। और इसके पहले आप एग्रीमेंट बनाएंगे, तो आप एग्रीमेंट बनाएंगे किसके साथ? आपको सबसे पहले ऑफर देना होगा, जिसे हम कहते हैं ऑफरर। जो पर्सन ऑफर देता है वो होता है ऑफरर, और बी पर्सन, जो पर्सन ऑफर एक्सेप्ट करेगा वो होगा एक्सेप्टर। तो यहाँ पे हम दो पार्टीज की बात कर रहे हैं, ऑफरर एंड एक्सेप्टर। जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स हम बनाते हैं उसके पहले हमें एग्रीमेंट बनाना होता है। बट सारे एग्रीमेंट्स, रुकिए, सारे एग्रीमेंट्स क्या कॉन्ट्रैक्ट होते हैं? नो, ऑल एग्रीमेंट्स में नॉट बी कॉन्ट्रैक्ट। अगर हम न्यूज़पेपर लेने जा रहे हैं और अगर मैं कल न्यूज़पेपर लेने नहीं गई, तो स्टूडेंट्स क्या मैंने कोई लीगली कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक किया? नहीं, क्योंकि मैं उसमें लीगली बाउंड नहीं हूँ। तो इसीलिए सेक्शन 2E डिफाइन करता है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट को समझने के लिए पहले हम समझेंगे डेफिनेशन। तो एग्रीमेंट क्या है? एवरी प्रॉमिस और एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन इज कॉल्ड एन एग्रीमेंट। जो भी दो पार्टीज प्रॉमिस करते हैं एक दूसरे के साथ या प्रोमिसेस कर रहे हैं, जो भी प्रोमिसेस कर रहे हैं उसके लिए कंसीडरेशन होना चाहिए। अगर आपका कंसीडरेशन नहीं है तो आप एग्रीमेंट नहीं बना सकते। अच्छा, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट की बात करें। अगर ए पर्सन बी पर्सन को बोल रहा है, कॉन्ट्रैक्ट ही कर रहा है, लेकिन बोल रहा है कि सी पर्सन के घर पे जाके आग लगा दो, तो आप बताइए क्या ये लीगल कॉन्ट्रैक्ट हुआ? यहाँ पे लॉ प्रेजेंट है? नहीं, ये तो इलीगल है, तो ये तो क्रिमिनल ऑफेंस हो जाएगा। इसीलिए ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो हमेशा हमें ये ध्यान में रखना है, जब भी हम कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, जब हम कोई एग्रीमेंट बनाएंगे, तो वो लॉ के अकॉर्डिंग वैलिड होना चाहिए। इसीलिए सारे एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग अ कंसीडरेशन इज कॉल्ड एन एग्रीमेंट। अब हम बात कर रहे हैं दो इंपॉर्टेंट राइट्स की। इसीलिए इंट्रोडक्शन में ये दो इंपॉर्टेंट राइट्स जो कवर होते हैं, सबसे पहले है राइट इन रेम और सेकंड राइट है राइट इन पर्सोनम। अब ये राइट इन रेम क्या है और राइट इन पर्सोनम क्या है? राइट इन रेम, राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। अब इसको मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड, आप बाय वॉक स्ट्रीट रोड से जा रहे हैं और अगर आपको पीछे से किसी गाड़ी ने आके आपको डैश कर लिया और एक्सीडेंट हो गया, आपको इंजरी हो गई, तो क्या जाके आप उस पर्टिकुलर पर्सन, वो कार चलाने वाला तो आपके लिए स्ट्रेंजर है, तो क्या आप उसके ऊपर केस फाइल कर सकते हैं? यस, अकॉर्डिंग टू राइट इन रेम में जब भी हमारा फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज्ड या वॉयलेट होता है या कोई भी हमारा लीगल राइट इन्फ्रिंज्ड होता है,
तो हम राइट एंड रेम के अकॉर्डिंग हम उस पर्सन राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड, यानी कि कोई भी आ जाए, हम उस पर्सन के अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हैं। दूसरा राइट है राइट एंड पर्सोनम। पर्सोनम टाइटल से ही समझ में आ रहा है पर्सन। अब राइट एंड पर्सोनम मतलब हम उस पर्सन के ही अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हैं। अगर मैंने बी पर्सन के साथ कोई मैंने लैंड लिया है और वो लैंड के लिए अगर उसने वो एग्रीमेंट को ब्रोक कर दिया, तो मैं क्या उसके रिलेटिव्स या उसके फैमिली मेंबर्स के ऊपर केस फाइल कर सकती हूँ? नो नो, मुझे सिर्फ वो बी पर्सन के अगेंस्ट ही केस फाइल करना होगा, क्योंकि यहाँ पर आता है राइट इन पर्सनम। आप जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे उसी के साथ उसी के ऊपर ही केस फाइल करेंगे। अब दो एग्रीमेंट्स को मैं एक्सप्लेन करूंगी जो एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती। ऐसे कौन सी एग्रीमेंट्स है? सबसे पहली है लीगल रिलेशन। लीगल रिलेशन क्रिएट कैसे होता है? लीगल रिलेशन एग्रीमेंट में तब क्रिएट होता है जब लीगल ऑब्लिगेशन होता है, लीगल ड्यूटी होती है। जहां पे भी आपके ऊपर सोशल ऑब्लिगेशन आ जाता है, वहां पे आपके ऊपर कोई लीगल ड्यूटी नहीं है। अब सबसे पहले जो हम एग्रीमेंट की बात करेंगे वो है एग्रीमेंट रिलेटिंग टू सोशल मैटर्स। सोशल मैटर्स यानी कि जब आप सोशल गैदरिंग में जाते हैं, किसी बर्थडे पार्टी पे जाते हैं, किसी इवेंट पे जाते हैं, और अगर आप अनफॉर्चुनेटली वो इवेंट पे नहीं जा पाए, बर्थडे पार्टी नहीं अटेंड कर पाए, तो क्या आपके ऊपर कोई लीगल केस फाइल होगा? नहीं। तो ये इंपॉर्टेंट जो एग्रीमेंट है मैं आपको एक केस लॉ के अकॉर्डिंगली एक्सप्लेन करूंगी। जो केस लॉ है कालिल हरदिल वर्सेस शेख, इनविटेशन फॉर डिनर। अब इस केस लॉ में क्या होता है, ए इनवाइट करता है बी को डिनर पे, तब बी ने एक्सेप्ट कर लिया इनविटेशन डिनर का, लेकिन किसी रीजन से अनफॉर्चुनेटली बी आ नहीं पाया। तो ए ने क्या कर लिया, ए ने सोचा कि अभी मेरा इंटायर फूड और जो भी मैंने अरेंजमेंट्स कर दी थी वो वेस्ट हो जाएगा। तो ए फाइल करता है सूट अगेंस्ट बी, क्योंकि उसने अपनी प्रॉमिस ब्रेक की। तो क्या आप बताइए बी के ऊपर सूट फाइल हो सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो उसने इनविटेशन एक्सेप्ट किया था वो एक सोशल रिलेशन के बीच दरमियान उसने रिलेशन इनविटेशन एक्सेप्ट किया था। यहाँ पर कोई लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं हो रहा है। सेकेंड एग्रीमेंट है, सेकेंड एग्रीमेंट के बारे में बात करेंगे जहां पर लीगल रिलेशन क्रिएट ही नहीं होता है, जहां पर एग्रीमेंट होती है बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। ये भी मैं आपको एक लैंडमार्क केस के दौरान एक्सप्लेन करूंगी, जो केस है बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर। यहाँ पर इस केस लॉ में क्या होता है, हस्बैंड एंड वाइफ के ऊपर केस है। वाइफ जाती है, कुछ सर्टेन अमाउंट मेंटेनेंस डिमांड करती है अपने हस्बैंड से। तो स्टार्टिंग में हस्बैंड कुछ मंथ्स तक उसको मेंटेनेंस देता है, वो सेपरेट रहते हैं। लेकिन कुछ मंथ्स के बाद जब वो म्यूचुअली सेपरेट रहते हैं तो हस्बैंड उनको मेंटेनेंस देना बंद कर देता है। तो अब वाइफ सू करती है, अमाउंट के लिए केस फाइल करती है। तो क्या वाइफ is whether able to recover the amount from the husband? No, because it only creates a social obligation, social relation है। कोई डिवोर्स नहीं हुआ, कोई सेपरेशन नहीं हुआ, बस वाइफ सिर्फ घूमने गई थी और हस्बैंड को उनको पे करना था अमाउंट। तो ये सोशल ऑब्लिगेशन में कभी भी कोई आपको लीगली बाउंड नहीं कर सकता। ओके, दैट्स इट फॉर द इंट्रोडक्शन। इफ यू हैव एनी queries you can comment me in the below. Thank you so much for watching.